दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल साइंस बंकर्स पर। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं माइक्रो बॉडीज़ है दोस्तों, और ये 10th क्लास होने वाली है हमारी सेल बायोलॉजी की। और बाकी 9 क्लासेस में हमने सेल के स्ट्रक्चर्स, फंक्शन, उनके शेप, साइजेस, सेल ऑर्गेनेलीज का स्ट्रक्चर वगैरह सब डिस्कस कर लिया है। और आज हम माइक्रो बॉडीज़ और साइटोस्केलेटन के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं माइक्रो बॉडीज़ से। तो माइक्रो बॉडीज़ दोस्तों क्या हैं? ये साइटोप्लाज्म में पाई जाने वाली कुछ स्पेरिकल शेप की वेसिकल्स हैं, जिनका जो डायमीटर है दोस्तों वो 0.2 से लेकर के 1.5 माइक्रोमीटर तक हो सकता है दोस्तों। और ये हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स की सहायता से ही दिखती हैं। आपने जब सेल का कभी अगर डायग्राम देखा है आपने एनिमल और प्लांट सेल का, तो उसमें आप पाएंगे कि उसके साइटोप्लाज्म में कुछ छोटे छोटे ग्रेन्यूल लाइक बॉडीज़ होती हैं, जिनको हम माइक्रो बॉडीज़ बोलते हैं। तो ये हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए ही दिखाई देती हैं दोस्तों। इनमें 3 माइक्रो बॉडीज़ को हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट है। पहली है दोस्तों स्फीरोसोम। दूसरी है दोस्तों ग्लायोक्सिसोम, और तीसरी है दोस्तों परऑक्सिसोम्स। इन तीनों को हम लोग डिस्कस इसमें करेंगे दोस्तों। इसमें से जो स्फीरोसोम और ग्लायोक्सिसोम है दोस्तों, ये दोनों की दोनों आपको केवल और केवल प्लांट सेल में देखने को मिलती हैं, ओनली प्लांट सेल। और जो परऑक्सिसोम है ये बोथ, ठीक है, एनिमल एज वेल एज प्लांट सेल, ये दोनों में देखने को आपको मिल जाएगी दोस्तों। चलिए पहले बात कर लेते हैं स्फीरोसोम की। स्फीरोसोम दोस्तों, जैसा मैंने बताया, ये प्लांट सेल में आपको मिलेगी। ये डिस्क जैसे स्ट्रक्चर हैं जो डिस्कवर किए साइंटिस्ट पर्नर ने दोस्तों, है ना। पर्नर नाम याद रखेंगे, एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ उसको, पर्नर। और दोस्तों ये स्ट्रक्चर्स या मैं कहूँ ये वेसिकल्स ऐसे हैं जिनके अंदर पाया जाता है एसिडिक हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ये भरे हुए होते हैं एसिडिक हाइड्रोलिटिक एंजाइम, बिल्कुल वैसे ही दोस्तों जैसे कि हमारे लाइसोसोम्स भरे हुए थे। वहाँ भी आप अगर याद करेंगे, मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि वहाँ भी जो एंजाइम्स मिलते हैं आपको हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स ही देखने को वहाँ मिलते हैं। तो इसीलिए क्योंकि इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, इसीलिए इनको प्लांट लाइसोसोम्स भी हम कहते हैं। स्फीरोसोम्स को और क्या बोलते हैं दोस्तों? प्लांट लाइसोसोम्स भी बोलते हैं। तो एक तो ये चीज़ आपको नोट कर लेनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो क्योंकि यहाँ पर दोस्तों लाइसोसोम्स हैं और हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, तो इसका मतलब है ये डाइजेशन से रिलेटेड होना चाहिए दोस्तों। प्लांट में कहाँ पर डाइजेशन रहता है या कहाँ पर इसका यूज़ रहता है, स्फीरोसोम कहाँ आपको ज़्यादा मिलेंगे दोस्तों, इसको आप लिख लीजिएगा। ये आपको एंडोस्पर्म ऑफ कोटिलेडन में ज़रूर मिलेंगे, एंडोस्पर्म। क्योंकि हमें पता है कि जब जो प्लांट है, बेबी प्लांट है, जब वो मैच्योर होता है या सीड के अंदर से जब प्लांट निकलता है, तो एंडोस्पर्म जो होता है हमारा, ये कंज्यूम हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो एंडोस्पर्म ऑफ कोटिलेडन, तो इसकी जो पोजीशन है, स्फीरोसोम्स जो है एंडोस्पर्म सेल्स में आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ओनली इन प्लांट्स। और दोस्तों इसकी डिस्कवरी की थी एक साइंटिस्ट जिनका नाम है बीवर्स। तो ये नाम ध्यान रखेंगे। इसके अलावा क्या करते हैं ग्लाइकोक्सिसोम्स? हेल्प इन बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स को ऑक्सीडाइज कराकर कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज करते हैं दोस्तों। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, राइट, फैट को ऑक्सीडाइज करते हैं और किस में कन्वर्ट करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स में। नाम से पता लगता है, ग्लाई वर्ड हम शुगर के लिए यूज़ करते हैं, ऑक्सीसोम। तो ऑक्सीडेशन के बाद क्या बन रही है? शुगर बन रही है। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? फैट का ऑक्सीडेशन हो रहा है दोस्तों। कहाँ मिलेंगे ग्लाइऑक्सीसोम्स एबंडेंसी में? वो मिलेंगे आपको कास्टर सीड में, क्योंकि ये फैट स्टोर भी करते हैं, कास्टर सीड। और इसके अलावा पीनट्स, है ना, यहाँ आपको इस ग्लाइऑक्सीसोम्स देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। जो अगली सेल ऑर्गेनेली है ना, ये है परऑक्सिसोम, ठीक है, परऑक्सिसोम। दोस्तों ये जो परऑक्सिसोम्स हैं स्फेरिकल बॉडीज़ हैं और दोनों में मिलती हैं आपको, प्लांट्स में भी मिलती हैं और एनिमल्स में भी मिलती हैं, है ना, बोथ, ठीक है।
और इसमें जो मेन काम होता है इनका दोस्तों वो होता है डिटॉक्सिफिकेशन का। डिटॉक्सिफिकेशन कैसे? देखो, जो सेल के अंदर दोस्तों अमीनो एसिड प्लस यूरिक एसिड जो होता है, ठीक है, ये उसको किस में कन्वर्ट करती है दोस्तों? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होता है ये कॉरोसिव नेचर का होता है और दोस्तों ये हार्म करता है सेल को, पॉइजनस है। कैसा है ये? पॉइजनस है दोस्तों, है ना। तो इसको सेल से बाहर निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। तो जो अमीनो एसिड्स और यूरिक एसिड के बाद जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनता है, इसमें एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है जिसका नाम है कैटालेज। ठीक है दोस्तों, एक तो ये एंजाइम ध्यान रखिएगा। तो पहला एंजाइम है कैटालेज। एक और एंजाइम पाया जाता है, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन परऑक्साइड को यहाँ से हटाना है और उसको ऑक्सीडाइज करके H2 और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ऑक्सीडेज। तो यहाँ पे दो एंजाइम्स होते हैं इन्वॉल्व दोस्तों, एक तो कैटालेज और एक ऑक्सीडेज। ये दोनों एंजाइम्स मिलकर के इसका रोल जो होता है परऑक्सीसोम का वो प्ले करते हैं। और इसमें ये भी ध्यान रखेंगे कि जो इसका मेन काम है ना, वो है प्रोडक्शन ऑफ H2O2, प्रोडक्शन भी होता है H2O2 का, साथ में ब्रेक डाउन भी करते हैं। अब मैंने आपको बता दिया, ब्रेक डाउन के लिए ऑक्सीडेज और प्रोडक्शन के लिए कैटालेज। ठीक, क्योंकि यहाँ पर अगर H2O2 सेल के अंदर रहा तो सेल को हार्म होगा, तो ये पॉइजनस है। और मैंने बताया कि इसको डिटॉक्सिफाई करना है। किसका रोल है? परऑक्सीसोम का, विद द हेल्प ऑफ दीज एंजाइम्स। कहाँ मिलेंगे आपको? किडनी में दोस्तों या लीवर सेल्स में। मोस्टली किसमें? किडनी और लीवर। ये याद रखिएगा, यही पूछ लिया जाता है कि कहाँ मिलेंगे आपको? किडनी और लीवर सेल्स में देखने को मिलेंगे दोस्तों एक छोटी सी टेबल है, देख लीजिए इसको, जो मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, डी डुवे, ठीक है, ये ऑब्जर्व किया था डी डुवे ने, जो रोडेन है उनके नाम पे जाती है इनकी जो डिस्कवरी है। इसके अलावा स्फीरोजोम पर्नर, ठीक है, और ग्लाइक्सोजोम्स मैंने बताया बीवर नाम के साइंटिस्ट ने किया था डिस्कवर। फिर जर्मिनेटिंग सीड्स में होता है, मैं बता चुका आपको, ग्लाइक्सोजोम्स, जैसे कास्टर सीड हो गया। ठीक है, क्या काम है? बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स, ये ध्यान रखेंगे। स्फीरोजोम देख लीजिएगा, सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ लिपिड्स, ठीक है, और प्लांट लाइसोसोम्स के नाम से भी जाने जाते हैं। ट्रांसलोकेशन ऑफ फैट्स में हेल्प करते हैं, लिपिड सिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं। ट्रांसलोकेशन ऑफ फैट, ट्रांसलोकेशन ऑफ फैट यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ फैट। ट्रांसलोकेशन का मतलब ट्रांसफ़र ऑफ फैट दोस्तों। और जो परऑक्सीसोम है दोस्तों, वो बता दिया मैंने आपको, दोनों में मिलते हैं। परऑक्सीडेज बायोसिंथेसिस, इसमें एंजाइम्स होते हैं दोस्तों, दो हैं, कैटालेज और ऑक्सीडेज। ठीक है, तो इनकी कैटेगरी में आते हैं, कैटालेज और ऑक्सीडेज। देन फोटो रेस्पिरेशन भी करते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। फोटो रेस्पिरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस है, ठीक है। विद इन द हेल्प क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया के हेल्प से फोटो रेस्पिरेशन कराते हैं। और ये एनिमल सेल्स में रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजनस सब्सटेंसेस के लिए, जैसे मैंने बताया। ठीक है, तो ये मैंने तीनों टाइप के आपको बता दिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस चीज़ का। आगे की बात करते हैं, हम साइटोस्केलेटन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों बात कर लेते हैं साइटोस्केलेटन के बारे में। तो ये एक इलेबोरेट नेटवर्क है दोस्तों। किसका नेटवर्क है? प्रोटीन का। ठीक है, ये एक नेटवर्क है प्रोटीन स्ट्रक्चर्स का दोस्तों, साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, और ये साइटोस्केलेटन क्या करता है दोस्तों? ये सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट सेल को प्रोवाइड करता है, मोटिलिटी, ठीक है, उसका जो मूवमेंट है, ठीक है, उसको देखता है, मोटिलिटी देखता है। इसके अलावा दोस्तों ये शेप को मेंटेन करता है सेल की। ठीक है, तो जो ये साइटोस्केलेटन है दोस्तों, ये एक तरीके से सेल के शेप को, साइज को सपोर्ट करता है, मोटिलिटी देखता है, उसका मूवमेंट, जैसे अमीबा है ना, उसका जो सीडोपोडिया बनते हैं उसके सेल मेम्ब्रेन के हेल्प से, वो उसमें साइटोस्केलेटन का इंपॉर्टेंट रोल रहता है दोस्तों, है ना। तो साइटोस्केलेटन एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम इसको साइटोस्केलेटन बोल रहे हैं। एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो फिलामेंटस प्रोटीन्स का बना हुआ है, ठीक है, और सेल को जो शेप और उसका जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड कर रहा है। ठीक, अब इसके अंदर दोस्तों आप पाएंगे कि दो तरह के फिलामेंट्स रहते हैं, दो तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो पाए जाते हैं। एक तो माइक्रोट्यूब्यूल, दूसरा है माइक्रोफिलामेंट। जैसा आप देख सकते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट, ये हॉलो होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर जनरली हॉलो इन नेचर। ठीक है, ये हॉलो ट्यूब्स हैं दोस्तों, माइक्रोट्यूब्यूल। और ये किसके बने हुए हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए हैं दोस्तों। ध्यान रखने वाली इंपॉर्टेंट चीज़ है, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। ठीक,
तब के दोस्तों जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं ये रॉड शेप स्ट्रक्चर हैं, थिन फिलामेंट्स हैं, और ये सॉलिड होते हैं दोस्तों, ठीक है, सॉलिड होते हैं, हॉलो नहीं होते, सॉलिड होते हैं, ठीक है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर सॉलिड, ठीक है, मेड अप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड एक्टिन, ठीक है। तो यहाँ एक्टिन प्रोटीन रहती है, ठीक है, एक्टिन के साथ मायोसिन प्रोटीन्स भी रहती है यहाँ पर। और दोस्तों ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ एक्टिन मायोसिन प्रोटीन है तो ये जनरली आपको मसल सेल्स में दिखते हैं, ठीक है, मसल सेल्स में, ठीक है। इसके अलावा माइक्रोविलाई में देखने को मिलेंगे, माइक्रोविलाई इंटेस्टाइन के अंदर मिल जाएंगे आपको। तो माइक्रोविलाई और मसल सेल्स में आपको माइक्रोफिलामेंट्स देखने को मिलेंगे, है ना। और अगर हम बात करें माइक्रो ट्यूब्यूल्स की तो ये आपको मिलेंगे दोस्तों ज़्यादातर सीलिया में, है ना, सीलिया और फ्लैजिला के अंदर आपको ये मिल जाएंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स। इसके अलावा आपको ये मिल जाएंगे सेंट्रियोल के अंदर, ठीक है। सेंट्रियोल वही स्ट्रक्चर है दोस्तों जो हम सेल के अंदर साइटोप्लाज्म बनाते थे और मैंने आपको बताया था कि सेल डिवीज़न में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो सेल डिवीज़न के टाइम पे स्पिंडल फाइबर बनते हैं, स्पिंडल फाइबर्स, वो भी किसकी देन है, वो भी आपकी माइक्रोट्यूब्यूल्स की देन है, यानी माइक्रोट्यूब्यूल ही बनाते हैं। एस्ट्रल रेज हैं, ठीक है, एस्ट्रल रेज ये भी क्या माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाते हैं, ठीक। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो कौन बनाता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाते हैं। तब के जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं वो मसल सेल्स और माइक्रोविलाई में, ठीक है। तो फंक्शन आप देख लीजिए, डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल, गिव स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथ टू द सेल, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर मूवमेंट्स, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी दोस्तों साइटोस्केलेटन के बारे में। अब जो जनरली क्वेश्चन आता है वो सीलिया और फ्लैजिला पे भी कई बार पूछ लिया जाता है। जो सीलिया और फ्लैजिला है वैसे तो दोस्तों देखिए ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो सीलिया हैं वो भी और फ्लैजिला वो भी। तो फ्लैजिला जनरली देखते हैं दोस्तों कि वो किसी भी सेल के अंदर जो फ्लैजिला होते हैं ना वो 1 से 2, ठीक है, 1 से 2 या फिर बंच भी रह सकता है। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें सीलिया से तो सीलिया के बराबर नहीं हो सकते क्योंकि सीलिया जो होते हैं जनरली वो पूरी बॉडी पर छोटे 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 हेयर लाइक स्ट्रक्चर पूरी बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं। देखो इस तरीके से, अगर ये एक ऑर्गेनिज्म है तो सीलिया पूरी बॉडी पर फैले हुए होंगे। सीलिया का जो साइज होता है स्मॉलर होता है जनरली, ठीक है, किससे, फ्लैजिला से दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक। और फ्लैजिला कंपेरेटिवली लॉन्गर होते हैं, ठीक है, और रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके सेलुलर मूवमेंट के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी ध्यान रखेंगे। जबकि जो आपके सीलिया हैं, ठीक है, ये एडहेशन के काम में भी आते हैं, मूवमेंट के काम में तो आते ही हैं, साथ में एडहेशन वगैरह किसी सेल से चिपकना है तो वहाँ पर भी काम आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये डिफरेंसेस है थोड़े सीलिया और फ्लैजिला के बारे में। बाकी अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी करेंगे तो लगभग सीलिया और फ्लैजिला आपको एक जैसा ही स्ट्रक्चर शो करते हैं, ठीक है। और दोनों ही स्ट्रक्चर किससे कवर्ड होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से दोस्तों, ठीक है। दोस्तों एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो पूछा जाता है सीलिया फ्लैजिला के ऊपर, वो पूछा जाता है माइक्रोट्यूब्यूल्स के अरेंजमेंट के ऊपर, ठीक है। ध्यान रखिएगा 9+2 एरे, ठीक है, ये पूछा जाता है किस तरीके का अरेंजमेंट रहता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का सीलिया या फ्लैजिला के अंदर, तो वो रहता है दोस्तों 9+2 एरे, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक में ये डायग्राम भी दिया हुआ है यहाँ पे 9+2 का एरे का। और मैं एक आपको बता देता हूँ कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो इस तरीके से हम मान के चलिए। तो ये जो अंदर वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम एक्सोनीम, ठीक है। ये कार्टव्हील स्ट्रक्चर होता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, कार्टव्हील स्ट्रक्चर, कार्टव्हील स्ट्रक्चर, ठीक है, बग्गी का पहिया, कार्टव्हील स्ट्रक्चर होता है। क्यों बोलते हैं इसको, देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, कार्टव्हील स्ट्रक्चर इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ जो अरेंजमेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक्सोनिम्स का वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। ये 1, ये 2, ठीक है, ए और बी यूनिट्स होती हैं, ठीक है। ये इस तरीके से 9 अरेंजमेंट होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8, ठीक है, 9 ऐसे अरेंजमेंट रहते हैं। और 2 जो माइक्रोट्यूब्यूल हैं वो कहाँ रहते हैं, सेंटर में दोस्तों, ठीक है, 2 कहाँ रहते हैं, सेंटर में। और आप पाएंगे कि ये इस तरीके से अरेंज होते हैं, ठीक है, ए का बी पार्ट से, ठीक है, इस तरीके से अरेंज रहते हैं आपस में। तो आप देख सकते हैं इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम कार्टव्हील स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। और ये 9 ये हो गए बाहर वाले, पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स कितने हो गए 9, और जो सेंट्रल ट्यूब्यूल है वो 2। तो इसलिए जो अरेंजमेंट है दोस्तों वो क्या बनता है, 9+2 का अरेंजमेंट, ठीक है। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम्स में दोस्तों, है ना। तो सेंट्रल ट्यूब्यूल्स जो है ये, ठीक है, कैसे अरेंज होते हैं, 2 अरेंज। अच्छा, इनके पास आप पाएंगे कि जो आपके पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स हैं इनसे कुछ रेडियल प्रोटीन्स ऐसे अरेंज होते हैं, इनको हम स्पोक्स बोलते हैं, ठीक है,
तो ये बिल्कुल आपको लग रहा होगा इस समय, है ना, जैसे बग्गी का पहिया का, इसीलिए इसको कार्टव्हील स्ट्रक्चर के नाम से भी हम लोग जानते हैं दोस्तों। तो क्योंकि बाहर जो ट्यूब्यूल्स हैं वो 9 है, तो जो स्पोक्स होंगे ये हो गए रेडियल स्पोक्स, ठीक है, ये रेडियल स्पोक्स होते हैं, ठीक है। ये भी कितने होंगे, 9 होंगे। तो 9 रेडियल स्पोक्स आर देयर, ठीक है। और पेरीफेरल ट्यूब्यूल्स कितने होंगे, वो भी 9 होंगे, ठीक है। और ये आपस में जो पेरीफेरल ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है, ये डबलेट्स हैं, डबल है ना, 1 2 1 2 1 2 ऐसे, ये डबलेट्स हैं। ये आपस में किससे, लिंकर से अरेंज होते हैं, ठीक है। और ये जो लिंकर्स होते हैं ये भी प्रोटीन स्ट्रक्चर्स ही होते हैं दोस्तों, ठीक है। इसलिए सीलिया और फ्लैजिला दोनों के दोनों आप ध्यान रखेंगे, बोथ अमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज बेसल बॉडीज, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे ये जो अरेंजमेंट है दोस्तों, कार्टव्हील अरेंजमेंट, ठीक है। इसके अंदर आप पढ़ेंगे कि जो सीलिया और फ्लैजिला हैं, ठीक है, और जो ये किससे अराइज होते हैं, सीलिया और फ्लैजिला, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ये लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, सीलिया एंड फ्लैजिला। अभी बेसल बॉडी भी देखेंगे क्या होता है, सीलिया एंड फ्लैजिला अराइज फ्रॉम बेसल बॉडी, ठीक है, बेसल बॉडीज, ठीक है, बेसल बॉडीज, ठीक है, बेसल बॉडीज से अराइज होते हैं सीलिया और फ्लैजिला दोस्तों। अगला टॉपिक है हमारा सेंट्रोसोम। तो देखो सेंट्रोसोम जो है दोस्तों, ये किसके बने होते हैं, सेंट्रियोल के बने होते हैं, ठीक है। आप यहाँ देखिए, ये एक्चुअल में माइक्रोट्यूबुल का अरेंजमेंट है, वहाँ 2 थे, है ना, 9+2 था, यहाँ पे ट्रिपलेट है, वहाँ डबलेट था, यहाँ भी 9 ही है। और ये दोस्तों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, एक सेंट्रियोल इसे कहते हैं, एक सेंट्रियोल, ये पूरे बंच को सेंट्रियोल बोल रहे हैं। तो 2 सेंट्रियोल मिलकर के क्या बनाते हैं दोस्तों, एक सेंट्रोसोम, ठीक। तो ध्यान रखेंगे, जो सेंट्रोसोम है दोस्तों, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सेंट्रियोल, और दोनों सेंट्रियोल मिलकर के क्या बनाते हैं, एक सेंट्रोसोम बनाते हैं, ठीक है। और ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, तो किसके बने होंगे, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होंगे दोस्तों, ठीक है, किसके बने होंगे, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होंगे। और यहाँ जो आप देख रहे हैं पेरिफेरल जो ये ट्यूब्यूल्स हैं, ये कैसे हैं, ट्रिपलेट हैं दोस्तों, ठीक है। और ये भी आपस में लिंकर प्रोटीन से ना, लिंकर्स प्रोटीन से क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं एक दूसरे से, ठीक है, लिंकर प्रोटीन्स होते हैं यहाँ भी दोस्तों। और दोस्तों जो इनका सेंट्रल पार्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं आप, हब, क्या बोलते हैं इसको, हब बोलते हैं, सेंट्रल पार्ट को आप इसको हब बोलते हैं। और जो कनेक्टेड रहता है पेरिफेरल ट्यूब्यूल से, और यहाँ पे भी रेडियल स्पोक बनते हैं, जैसे मैंने वहाँ बताया था आपको, बिल्कुल उसी तरीके से। तो यहाँ 3 बना लो आप, इस तरीके से अरेंजमेंट है ना। और यहाँ भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोस्तों इनको सराउंड करती है, और एक सेंटर में है, ठीक है। तो ये बीच वाला जो पार्ट है इसको हब बोलते हैं। और जो यहाँ से आप देख रहे हैं प्रोटीन, है ना, ये जो ज्वाइन हो रहे हैं सेंटर में आकर के, इनको आप स्पोक्स बोल देते हैं। तो अगर 9 ट्रिपलेट हैं, हर एक से एक स्पोक आएगा, तो कितने हो गए, 9 स्पोक्स हो गए, ठीक है। ये भी किसके बनते हैं, प्रोटीन के बनते हैं। तो यहाँ से आप याद रखिए, सेंट्रियोल जो है वो क्या बनाते हैं, बेसल बॉडी बनाते हैं, किसकी, सीलिया और फ्लैजिला की। कैसे बनाते हैं कि मेम्ब्रेन थोड़ी सी बल्ज हो जाती है, जैसे मान के चलिए हेयर निकलना है, यहाँ से सीलिया निकलना है, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन, मैं और आपको क्लियर करके दिखा देता हूँ एक बार, रुकिए आप, ठीक है, मैं और क्लियरली दिखा देता हूँ। देखिए, जैसे अगर ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, सपोज करिए ये एक सेंट्रोसोम है, और जो सीलिया और फ्लैजिला होते हैं दोस्तों, वो क्या करते हैं, ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है एक्सटेंशन होती है उसी का, ठीक है। ये इस तरीके से, यहाँ से इस तरीके से ये आपका फ्लैजिला अराइज हो गया। तो यहाँ से ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, बेसल बॉडी बोलते हैं दोस्तों, बेसल बॉडी बोलते हैं, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, सेंट्रियोल फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ द सीलिया एंड फ्लैजिला, ठीक है। और स्पिंडल फाइबर्स की भी जो बनाती है, यही बनाती है सेंट्रियोल, ठीक है। तो स्पिंडल जो फॉर्मेशन आप देखते हैं ना सेल डिवीज़न के टाइम पे, जो स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होता है, उसका जो उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल ऑर्गेनली है, वो भी कौन सी है, सेंट्रियोल। इसीलिए हम कहते हैं सेंट्रियोल आर, ठीक है, ये हेल्प इन सेल डिवीज़न, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सेंट्रियोल का फंक्शन क्या है, सेल डिवीज़न, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका सेंट्रोसोम हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा सेंट्रोसोम, यानी साइटोस्केलेटन हमारा कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में हमने ग्लायोक्सिसोम, पैरोक्सिसोम्स, स्फीरोसोम्स भी देख लिया। तो ये हमारे जो सेल ऑर्गेनली और उनके स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन थे, वो कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। अब हम सेल डिवीज़न की तरफ आगे बढ़ेंगे अगली वीडियो में। और जो प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं जिन स्टूडेंट्स ने, वो देख लें, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन भी आ सकते हैं।
इसके अलावा मैं जो सोच रहा हूँ अगला नेक्स्ट सेल डिवीज़न के बाद टिश्यू स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ, बट अगर आप चाहते हैं कुछ और टॉपिक स्टार्ट करूँ तो वो मुझे कमेंट में बताइए। क्योंकि सेल से रिलेटेड है टिश्यू, तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि टिश्यू करना ज़्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज़ जो क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे गए हैं, जैसे मैंने एनालिसिस किया था, तो वो ह्यूमन फिजियोलॉजी से बहुत आए। तो मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी से इन टॉपिक्स को कवर करके ह्यूमन फिजियोलॉजी की तरफ बढ़ा जाए, ठीक है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। बाकी जिसने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत जल्द आपको क्विज़ का भी एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अपने नेक्स्ट वीडियो में जितनी भी सेल बायोलॉजी अब तक हमने पढ़ी है, ठीक है, जितनी भी सेल ऑर्गेनेलीज पढ़ी हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस और क्विज़ में आपको नेक्स्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 100% दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आएगा, तो कल ही हो सकता है आ जाए वीडियो, तो आप बने रहिए वीडियो इस चैनल के साथ में। टेलीग्राम लिंक मैंने दोस्तों दे दिया है आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर के टेलीग्राम में ज़रूर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहाँ क्वेश्चंस रैंडमली मैं डालता रहता हूँ, ठीक है। और DSSB से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है टेलीग्राम ग्रुप पे भी आपको मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, है ना। थैंक यू सो मच।